प्रोनेसेंस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में जानेंगे 5 ऐसे म्यूचुअल फंड्स के बारे में जिसमें कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। इन 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड स्कीम्स के बारे में जानने से पहले वन इम्पॉर्टेंट पॉइंट मैंने आपको हमेशा ये बात बताया है। देखिए, जब भी आप किसी प्रोडक्ट में अपना इन्वेस्टमेंट करने जाएं तो आप डायरेक्टली ये नहीं डिसाइड कर लें कि ये प्रोडक्ट अच्छा है या फिर ख़राब है। आप देखें कि वो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है या नहीं। जो भी प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल है वो आपके लिए अच्छा है, और जो प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है वो आपके लिए अच्छा नहीं है। लेकिन यहाँ पे ये भी जानना है कि अगर कोई प्रोडक्ट आपके लिए सूटेबल नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रोडक्ट दूसरों के लिए सूटेबल नहीं है। बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हो सकते हैं जो कि आपके लिए सूटेबल नहीं है, आपके लिए अच्छा नहीं है, लेकिन दूसरों के लिए वही प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा सूटेबल है और बहुत ज़्यादा अच्छा है। नाउ हम जान लेते हैं उन 5 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में। नंबर 1 होगा सेक्टर और थीमेटिक फंड्स। सेक्टर फंड क्या होते हैं? तो वैसे फंड जो कि अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 80% एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्टर के स्टॉक में हो रहा है। तो यहाँ पे जो पोर्टफोलियो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है, इसीलिए सेक्टर फंड्स को बहुत ज़्यादा रिस्की मानते हैं। तो सेक्टर फंड का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? तो फाइनेंशियल सर्विसेज लाइक बैंकिंग के जो स्टॉक्स हो गए, आईटी सेक्टर के स्टॉक्स, फार्मा के स्टॉक्स, रियलिटी, एनर्जी और भी बहुत सारे एफएमसीजी, तो ये सभी कुछ सेक्टर फंड्स में आएंगे। कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर सिक्लिकल होता है, मतलब कि 1-2 साल तक परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा, उसके बाद हो सकता है 1-2 या 3 साल तक परफॉर्मेंस नहीं आए। इसीलिए जनरली जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं वो अपना इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे? तो किसी सेक्टर फंड का देखेंगे कि अरे रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आ रहा है, लास्ट 1 ईयर का रिटर्न ना 50-60%, 80%, 100%, तो वहाँ पे देखेंगे रिटर्न बहुत आ रहा है, वहाँ पे वो अपना इन्वेस्टमेंट कर देंगे। लेकिन यहाँ पे रिटर्न ऑलरेडी आ चुका है, तो हो सकता है कुछ और महीने तक या 1 साल तक थोड़ा बहुत रिटर्न आए, और उसके बाद हो सकता है कि वहाँ पे जो भी रिटर्न आया हो सब कुछ ख़त्म हो जाए, क्योंकि उसका डाउन टर्न स्टार्ट हो गया है। और ज़्यादातर केसेस में आप अपना इन्वेस्टमेंट तब करेंगे जब रिटर्न आ चुका है। तो इसीलिए अगर आपको मार्केट का ज़्यादा आइडिया नहीं है तो वहाँ पे सेक्टर फंड से आपको बिल्कुल दूर रहना चाहिए। खासकर पास्ट परफॉर्मेंस देखकर तो बिल्कुल भी सेक्टर फंड में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। सेक्टर फंड्स को अगर आप देखें ना, तो जनरली वो शॉर्ट टर्म का इन्वेस्टमेंट है, जिसको मार्केट का बहुत अच्छा आइडिया है, सालों से इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो वहाँ पे वो देखेगा कि कोई भी पर्टिकुलर सेक्टर कब ऊपर जाने वाला है, परफॉर्मेंस आने वाला है। तो जब देखेगा परफॉर्मेंस आने वाला है तब अपना इन्वेस्टमेंट करेगा, और 2-3 साल जब उसका साइकिल चल रहा है तब तक वहाँ पे इन्वेस्टेड रहेगा। और जब वो साइकिल देखेगा अब ख़त्म होने वाला है, रिटर्न सब नहीं आएंगे, तो वहाँ पे वो बेचकर निकल जाएगा। जबकि रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए इस तरह का टाइमिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसीलिए ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स को बोला जाता है कि इस तरह के फंड से आप दूर रहें। थीमेटिक फंड क्या होता है? तो वैसे फंड जो कि एक पर्टिकुलर थीम के स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करते हैं, उन्हें हम थीमेटिक फंड बोलते हैं। तो देखिए, थीमेटिक फंड का अगर आप पोर्टफोलियो देखेंगे तो ऑफ कोर्स ज़्यादातर केसेस में जो सेक्टर फंड्स हैं उनसे ज़्यादा डाइवर्सिफाइड होता है, तो उनसे तो थोड़ा कम रिस्क है यहाँ पे, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। वो इसलिए क्योंकि यहाँ पे एक पर्टिकुलर थीम है, एक आइडिया है, तो जब तक वो थीम, वो आइडिया चलेगा तब तो रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन ऑफ कोर्स जैसा कि हमने डिस्कस किया ना, सब चीज़ सिक्लिकल है, तो जब वहाँ पे डाउन टर्न आएगा तो हो सकता है कि कुछ समय तक बिल्कुल रिटर्न्स नहीं आए, तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की होता है। तो थीमेटिक फंड्स के एग्जांपल क्या हो सकते हैं? लाइक इंडिया अपॉर्चुनिटीज़ फंड आपने देखा होगा, एमएनसी फंड्स, पीएसयू फंड्स, ट्रांसपोर्ट एंड लॉजिस्टिक फंड्स, इसी तरह से और बहुत सारे फंड्स हैं। तो देखिए, यहाँ भी रिस्क बहुत ज़्यादा है। अगर आपको मार्केट का बहुत ज़्यादा आइडिया है, उस पर्टिकुलर थीम के बारे में आपको जानकारी है कि वो थीम कब प्ले आउट करेगा, फिर कब से वो डाउन हो सकता है, अगर इन चीज़ों की जानकारी है तभी आपको थीमेटिक फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहाँ भी पास्ट 1 ईयर के रिटर्न को देखकर बिल्कुल इन्वेस्टमेंट नहीं करें, क्योंकि वो रिटर्न आ चुका है और मोस्टली आने वाले समय में शायद उतना ज़्यादा रिटर्न नहीं आए। अगर आप थीमेटिक और सेक्टर फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान कर रहे हैं तो इन 2 पॉइंट्स को भी आप ध्यान में रखें। नंबर 1, उनका आप एक्सपेंस रेशियो चेक करें। जनरली इन फंड्स का एक्सपेंस रेशियो जो दूसरे डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है। नंबर 2, जिस भी सेक्टर या थीमेटिक फंड में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनका आप स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करें।
टॉप 10 स्टॉक्स कौन से हैं या फिर टॉप 15 स्टॉक्स कौन से हैं। जो भी स्टॉक्स हैं वहाँ पे आप देखिए कि जो दूसरे डाइवर्सिफाइड म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं, लाइक लार्ज कैप के या मिड कैप के, स्मॉल कैप में, आपको ये जो भी पोर्टफोलियो है इन सेक्टर या थीमेटिक फंड्स का, उसके जो भी टॉप स्टॉक्स हैं ऑलमोस्ट वो सारे स्टॉक्स डाइवर्सिफाइड फंड्स में मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनका स्टॉक पोर्टफोलियो समथिंग डिफरेंट है जो कि आपको दूसरी जगह नहीं मिले। ज़्यादातर केसेस में आपको ये सारे स्टॉक्स दूसरे डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियोज में भी मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं है, बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं बनता है। नंबर 2 है इंटरनेशनल फंड्स। देखिए इंटरनेशनल फंड्स में अगर कोई यूएस स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो देखिए यूएस की जो कंपनीज़ हैं, ज़्यादातर जो बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनीज़ हैं। यूएस का मार्केट वर्ल्ड का सबसे बड़ा मार्केट है, वहाँ ट्रांसपेरेंसी भी बहुत है। अगर आपको मार्केट्स का आइडिया है तो यूएस मार्केट के बारे में भी जनरली आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है। वहाँ की जो बड़ी कंपनीज़ हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाता है। तो अगर कोई यूएस की कंपनीज़ में अपना एक्सपोजर लेना चाहता है कुछ इंडेक्स फंड्स के थ्रू, लाइक S&P 500 या फिर NASDAQ 100, तो वहाँ पे मोस्टली ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हाँ, दूसरे यूएस के अलावा अगर आप दूसरी कंट्रीज़ में अपना एक्सपोजर लेना चाह रहे हैं, वहाँ के स्टॉक्स में एक्सपोजर लेना चाहते हैं, तो वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। मान लीजिए चाइना के स्टॉक्स में आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में स्टॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं, तो अगेन देखिए इन्वेस्टमेंट करने में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इन्वेस्टमेंट तभी करें जब आपको उसकी जानकारी हो। लाइक चाइनीज़ मार्केट के स्टॉक्स में आप अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि चाइना के इकोनॉमी में क्या चल रहा है, जो वहाँ के टॉप होल्डिंग्स हैं उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के, चाइना के जो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट हो रहा है, जो टॉप होल्डिंग्स है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। अगर आपको कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ आपने कहीं कुछ रिटर्न्स देख लिया, हाई रिटर्न्स है, उसके बेसिस पे बिल्कुल भी हमें इंटरनेशनल फंड्स में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और यहाँ भी लाइक यूएस भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपको वहाँ ज़्यादा आइडिया नहीं है, थोड़ा बहुत आइडिया है, तो वहाँ भी ट्राई करें कि 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं ले। नंबर 3 है स्मॉल कैप और मल्टी कैप। तो यहाँ पे कई लोगों को लग सकता है अरे स्मॉल कैप मल्टी कैप में तो बहुत ज़्यादा रिटर्न आता है, मैं क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करूँ। तो देखिए फिर से मैं बता रहा हूँ, मैंने पहले ही आपको बताया था, बस आपको देखना सूटेबल है कि नहीं। तो स्मॉल कैप और मल्टी कैप मैं उन लोगों को बोल रहा हूँ अवॉइड करने के लिए जिनके लिए सूटेबल नहीं है। कैसे पता चलेगा सूटेबल है कि नहीं? तो देखिए इस बात से तो आप लोग एग्री करेंगे कि स्मॉल कैप और मल्टी कैप बहुत ज़्यादा रिस्की होते हैं। स्मॉल कैप के जो फंड्स हैं वो अपने टोटल एसेट का एटलीस्ट 65% स्मॉल कैप के स्टॉक्स में करते हैं। स्मॉल कैप के जो स्टॉक्स होते हैं साइज़ वाइज बहुत छोटे होते हैं, बिजनेस उनका बहुत वोलाटाइल होता है। अगर ओवरऑल इकोनॉमी में प्रॉब्लम आया तो इन कंपनीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ सकता है। उसी तरह से मल्टी कैप को अगर आप देखें तो वहाँ पे एटलीस्ट 25% स्मॉल कैप और एटलीस्ट 25% मिड कैप में इन्वेस्टमेंट है, तो एटलीस्ट 50% से ज़्यादा उनका स्मॉल कैप और मिड कैप में इन्वेस्टमेंट होता है। तो ये भी बहुत ज़्यादा रिस्की फंड्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा इन्वेस्टर है जो कि बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकता है, वेरी एग्रेसिव रिस्क प्रोफाइल है, इन्वेस्टमेंट होराइजन 10 ईयर से भी ज़्यादा, ऑफ कोर्स वो इन्वेस्टमेंट कर सकता है, रिटर्न्स बहुत ज़्यादा आएगा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन वैसे इन्वेस्टर जो कि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते हैं, लाइक रिटायर्ड पीपल हैं, जो भी उनके पास कॉर्पस है उसी कॉर्पस पे ना आगे का जो भी खर्च है वो चलाएंगे, वैसे लोगों को बिल्कुल भी स्मॉल कैप मल्टी कैप में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा रिस्की है। उसी तरह से अगर किसी का एज कम भी है लेकिन वो बहुत ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहता है या फिर इन्वेस्टमेंट होराइजन वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं है, वहाँ भी स्मॉल कैप और मल्टी कैप जैसे वेरी हाई रिस्क की फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। अभी मैंने आपको 3 डिफरेंट म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताया जिसे कि ज़्यादातर रिटेल इन्वेस्टर्स अवॉइड कर सकते हैं। ये सारे जो फंड्स हैं वो इक्विटी फंड्स हैं। अब मैं जो आपको नेक्स्ट 2 म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताने जा रहा हूँ ये डेट फंड्स हैं। तो हमारा जो 4th फंड होगा वो होगा क्रेडिट रिस्क फंड। क्रेडिट रिस्क फंड्स क्या होते हैं? तो वैसे फंड जो कि अपना ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वैसे बॉन्ड्स में करते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो जो बेस्ट क्रेडिट रेटिंग है वो क्या होता है? तो अगर गवर्नमेंट को देखें, गवर्नमेंट जो बॉन्ड्स इशू करती है उसे तो हम सॉवरिन बोलते हैं, वो बेस्ट होता है। लेकिन जो दूसरे बॉन्ड्स हैं उसमें AAA रेटेड जो बॉन्ड्स होते हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग AAA होता है वो बेस्ट होता है। उसके नीचे होता है AA+, उसके नीचे होता है AA और उसके नीचे फिर A सीरीज स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे जो क्रेडिट रिस्क फंड्स हैं वो ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट
AAA रेटेड से नीचे वाले बॉन्ड्स में करेंगे तो यहाँ पे ऑफ कोर्स जो क्रेडिट रिस्क है वो बहुत ज़्यादा होता है। तो जब भी आप किसी डेट फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पे ऑफ कोर्स आप ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। ज़्यादा रिस्क लेना है, ज़्यादा रिटर्न जनरेट करना है, तब तो आप इक्विटी फंड में इन्वेस्ट करेंगे, डेट में क्यों करेंगे। तो डेट में जनरली हम सेफ्टी के लिए जाते हैं और थोड़े रिटर्न्स के लिए जाते हैं। तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर ये क्रेडिट रिस्क फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने का ज़्यादा मतलब नहीं बनता है। नंबर 5 है लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स। तो लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स वैसे फंड्स होते हैं जहाँ की जो भी बॉन्ड्स हैं उनका जो ड्यूरेशन है, मैकॉले ड्यूरेशन उसे हम बोलते हैं, वो 7 ईयर्स से भी ज़्यादा है। तो 7 ईयर्स से ज़्यादा का ड्यूरेशन का मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट रेट में जब भी चेंजेस आएंगे तो उस फंड के परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा चेंज आएगा। लाइक जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जाने लगेगा तो वहाँ पे रिटर्न्स तेज़ी से नीचे आएंगे, और जब इंटरेस्ट रेट नीचे जाने लगेगा तो जो रिटर्न्स है वो तेज़ी से ऊपर आएंगे। तो यहाँ पे अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर हैं जिसे इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का आइडिया नहीं है तो आइडियली आपको इस तरह के फंड्स में अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा रिस्की होगा। हाँ, अगर आप एक ऐसे इन्वेस्टर है जिसको डेट मार्केट का आइडिया है, इंटरेस्ट रेट मूवमेंट का आइडिया है, तब ऑफ कोर्स आप यहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में अभी तक हमने जो कुछ भी जाना है उससे क्या पता चलता है, तो उससे ये पता चलता है कि आप जब भी अपना इन्वेस्टमेंट करने का प्लान करें किसी भी प्रोडक्ट में तो ट्राई करें कि उस प्रोडक्ट को आप अच्छी तरह से समझें। अगर आपको वो प्रोडक्ट अच्छी तरह से समझ में आ रहा है और आपका जो भी रिस्क प्रोफाइल है और इन्वेस्टमेंट होराइजन है उसके अंतर्गत आ रहा है तो ऑफ कोर्स आप वहाँ पे अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट के बारे में आपको अच्छी जानकारी नहीं है और आप किसी एक्सपर्ट का भी हेल्प नहीं ले रहे हैं तब उस तरह के प्रोडक्ट में आइडियली हमें अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ये सब कुछ जानने के बाद भी अगर आप बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो कम से कम इतना करें कि जिस भी प्रोडक्ट में आप बिना सोचे समझे अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वहाँ पे एटलीस्ट 10% से ज़्यादा एक्सपोजर नहीं लें, वो बहुत ज़्यादा रिस्की हो जाएगा। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो ज़रूर लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।